हेलो फ्रेंड्स, मैं आमिर सर क्लासेस के साथ। जैसा कि अभी आप जान रहे हो कि अभी कंटिन्यू बहुत बड़ा ही एक आप सबके सामने लेकर के बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है जो आपका रसिया और यूक्रेन को लेकर के है। ऐसी कंडीशन है कि शायद थर्ड वर्ल्ड वार हो सकता है या हो भी जाए। फिलहाल तो हम यही कामना करते हैं कि ये कंडीशन रुके और थमनी भी चाहिए तो अच्छा होगा, क्योंकि इसमें किसी को फ़ायदा नहीं मिलने वाला, किसी भी कंट्रियों को, क्योंकि इसमें ज़्यादातर नुकसान ही होगा। एक जो ह्यूमैनिटी है, मानवता है, उसका ही सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो यहाँ हम आज आपके साथ रसिया और यूक्रेन को लेकर के यहाँ बात करने वाले हैं और ये डिस्प्यूट है क्या। पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले कि रसिया और यूक्रेन का ऐसा क्या मैटर रहा, ऐसा क्या विवाद रहा, क्या ऐसा कंडीशन में कि रसिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया। तो सबसे पहले तो हम इसकी पृष्ठभूमि समझेंगे, स्टार्टिंग से जानेंगे पूरा एक एक व्यू, और वो जानने के साथ साथ यहाँ पे फिर ये देखेंगे हम, वो पूरा जानेंगे, और वो जानने के साथ साथ ये भी देखेंगे कि आगे की कंडीशन क्या होगी, क्या हो सकता है, किस प्रकार की चीज़ें हैं। इस पर मैं अभी आपको और लेक्चर प्रोवाइड करूँगा। यहाँ पे मैं बस आपको इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताने वाला हूँ और हल्का सा जोग्राफिकल मैपिंग आपको दिखाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले टॉपिक बस मैं यही करूँगा आप सबसे कि आप सभी प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए, जो भी हो, किसी भी रिलीजन से, चाहे अल्लाह से, भगवान से, ईश्वर से, कि क्राइसिस थम जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें किसी को कोई रिजल्ट या कोई भी परिणाम नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे हम आपके साथ यहाँ पे जो बात करने जा रहे हैं वो हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपके साथ बात करेंगे कि एग्ज़ाम के हिसाब से कितना इम्पोर्टेंट है, कितनी चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगी। हमारा मेन पर्पज़ है एग्ज़ाम को लेकर के, और हम आपके साथ कंटिन्यू एग्ज़ाम को लेकर के ही सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मैटर बहुत लंबा है, उतने पे हमें नहीं जाना है। चीज़ें वही देखनी है हमें जो हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। तो आज हम टॉपिक आपके साथ जो लेंगे, यूक्रेन और रसिया क्राइसिस को, ये विवाद क्या है ये जानेंगे, ये क्यों हुआ, और इसका ज्योग्राफी जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दूं, ये देखिए मैंने मैप बनाया हुआ है यूरोप का। ये वो हिस्सा बनाया है जहाँ अभी सबसे ज़्यादा क्राइसिस चल रहा है। ये जो पूरा हिस्सा ये वाला जो बना हुआ है, ये देखिए, ये वाले भाग पे ये पूरा रसिया है, ये रूस है, ये बड़ा भाग है, उस तरफ पूरा रसिया होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ये बड़ा सा एक जो मैप, ये कंट्री मैंने बना के रखा है, ये यूक्रेन है आपका, ये यूक्रेन। इसके ऊपर क्या बेलारूस है, और इसके नीचे देखोगे ये क्या है, ब्लैक सी है। और यहाँ आओगे तो इसी मतलब इनके जो बॉर्डर से लगा है, यहाँ जॉर्जिया वगैरह मिलेगा, यहाँ टर्की मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, ये टर्की है, यहाँ पे इस वाले पार्ट पे ये टर्की मिल जाएगा। ये देखिए क्रीमिया पेनिनसुला है, ऐसे करके चारों तरफ से घिरा हुआ है। फिर बहुत सारे कंट्री है, मालडोवा वगैरह है यहाँ पे, ठीक है, मालडोवा है, एस्टोनिया है, लाटविया है, ये चारों तरफ से घिरा। एक बार आप यूरोप का मैप खोल लेना, वहाँ पे यूरोप का मैप में एक सब चीज़ें देख लेना, क्योंकि इतना तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं एक छोटा सा बोर्ड है तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ दिखा सकूँ। बस यही आप यहाँ पहले मैपिंग समझिए। देखिए, ये आपका है रसिया और ये आपका यूक्रेन है। तो यूक्रेन है, इसमें अभी जो रसिया ने अटैक किया या जिस क्षेत्र को लेकर के यहाँ विवाद हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, जो ऊपर का हिस्सा जो स्पेशल आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये आपका क्या है, लोहांस्क है। क्या है, लोहांस्क। तो ये लोहांस्क का क्षेत्र है। और ये वाला एरिया देखोगे, ये वाला जो एरिया है, ये डोनेट्स्क है, डोनेट्स्क। तो डोनेट्स्क और लुहांस्क, ये दो क्षेत्रों पे अभी रसिया ने अटैक किया है। इन दो क्षेत्रों को लेकर विवाद हुआ है। ये मैं जो ग्रीन कलर का बना के रखा हूँ, ये वाला भाग, ये अलगाववादी का क्षेत्र। मैटर क्या हुआ, स्टार्टिंग में कंडीशन क्या हुई जो मुझे आपको बताना है, कि जो हिस्सा ये दिखाई दे रहा है अलगाववादी क्षेत्र, ये हिस्से एकदम फ्रीडम है, मतलब ये फ्री हिस्से हैं, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं था, ना रसिया का कंट्रोल है और ना यहाँ पे मतलब कि आपका यूक्रेन का कंट्रोल है। अलगाववादी वो लोग कहलाते हैं जिनको किसी भी कंट्री के अंडर में, मतलब किसी भी देश के अंडर में नहीं रहना, एक अपना अलग से क्षेत्र बना के रखे हैं, अपना वर्चस्व बना के रखे हैं, और सारे का सारा अपना एक तानाशाही कह सकते हो, ये सिस्टम रहा। और कुछ इसमें ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, उग्रवादी टाइप की, एक्सट्रीमिस्ट जैसी कंडीशन होती है, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ये काम करते रहते हैं। तो ये है यहाँ पे कंडीशन, ठीक है। तो अलगाववादियों का क्षेत्र था। तो अभी क्या किया था रसिया ने, यहाँ पे रसिया ने अपनी पीस कीपिंग फोर्स, जो शांति स्थापित करती है, उस फोर्स को इस क्षेत्र में भेजा।
क्या किया, रसिया ने इस क्षेत्र में भेजा। तो ये भेजा था केवल शांति स्थापित करने के लिए, और यूक्रेन आर्मी को ये लगा कि कहीं ना कहीं इनने हमारे कंट्री पे या हमारे देश पे क्या कर दिया है, अटैक कर दिया है। और इसी को लेके, इसी क्षेत्र को लेकर के दोनों आर्मी आमने सामने आ गई और दोनों में ये विवाद स्टार्ट हो गया। तो ये तो है आपका करंट का इशू जो तुरंत हुआ, तत्काल हुआ, इमीडिएटली हुआ, जो ये इशू उठने का कारण है, ये मैंने तुरंत वाला बताया। इस पे अभी इन दोनों क्षेत्रों पर रसिया कंट्रोल कर चुका है। अभी तो जैसे कंटिन्यू कंडीशन चल रही है तो और ज़्यादा है, लेकिन इन पे कंट्रोल कर चुका है। और आप जानते हैं यूक्रेन की जो राजधानी है, वो कैपिटल है, वो यहाँ पे है, कीव। क्या है कैपिटल? कीव। तो इसकी कैपिटल है कीव। ठीक है, अब मैं बात करूं, ये देखो तो ब्लैक सी देख लिया। अब मैं आता हूं कि मैटर क्या है स्टार्टिंग की। देखो मैटर क्या है, ये आपने ज्योग्राफी जाना और ये इमीडिएटली रीजन जाना कि अटैक करने का कारण क्या है, अटैक करने का कारण क्या है। ये तो हो गया रीजन। अभी अटैक करने का दूसरा एक और रीजन है, वो मैं अभी बताऊंगा। इससे पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जाने, थोड़ा सा ये सब समझे, ये है क्या, विवाद क्या है, उठा कहाँ से, स्टार्टिंग कहाँ से हुई, ये सब चीजें, और इसका यूक्रेन और रसिया का हम बैकग्राउंड भी जानेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। मैं बात बता दूं कि उस रसिया नहीं बोलते इसको उस समय पे, मतलब जब हम पीरियड में देखेंगे थोड़ा इसका पीछे का इतिहास, तो यहाँ पे यूएसएसआर बोलते हैं। क्या? यूएसएसआर। तो इसको यूएसएसआर बोला जाता था। यूएसएसआर एक 15 कंट्री, मतलब 15 कंट्रियों का ग्रुप था, जिसमें 15 कंट्री आते थे और जिसमें यूक्रेन भी इसका एक हिस्सा था। मतलब क्या कह सकते, ये सब इसकी कॉलोनी थी। क्या थी? कॉलोनी थी। तो ये देखिए यूएसएसआर क्या हुआ, 1922 में बना। कब बना? 1922 में। ठीक है, 1922 में यूएसएसआर बना और 1991 में 2020 में ये बना। 1991 में ये टूट गया। टूटने का मतलब था यूएसएसआर जो एक पूरा ग्रुप बना के रखे था, मतलब कि जिसमें रसिया हेड ऑफ पावर रोल प्ले कर रहा था, वो हेड ऑफ पावर की कंडीशन से हट गया और केवल और ओनली रसिया बचा। और जितने भी कंट्रीज थे वो सारे के सारे क्या हो गए, फ्री हो गए, सबके सब फ्रीडम मिल गई और सभी अपने अपने आप डेमोक्रेसी ले ली सभी ने। इंपोर्टेंट क्या है? रसिया। रसिया एक कैसा है? साम्यवादी कंट्री है। साम्यवादी कैसा है? विस्तारवादी। देखो इंपोर्टेंट क्या है कि रसिया की थोड़ी फिलॉसफी समझ लो। इंपोर्टेंट है कि रसिया की थोड़ी हम फिलॉसफी समझे, थोड़ा ध्यान से देना, ये बात बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। और सारी की सारी जो वॉर जो हो रहा है वो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हो रहा है। एक तो कहीं ना कहीं एक ईगो होता हमारा। क्या होता है? ईगो। तो कोई भी, जैसे हमारा भी एक ईगो होता है, उसी प्रकार रसिया एक पावरफुल कंट्री रहा, जैसे रसिया, अमेरिका, तो इनका एक हमेशा से वर्चस्व बना रहा है पूरे वर्ल्ड में, हर एक कंट्री में, हर एक, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार देखो, सेकंड वर्ल्ड वार देखो, कोल्ड वार जैसी कंडीशन देखो, किसी भी टाइम पीरियड की कंडीशन देखो, हमेशा दो कंट्री आमने सामने रहे, जिसमें एक रसिया और दूसरा अमेरिका। तो अभी रसिया ने प्रेजेंट में क्या कॉन्सेप्ट है? रसिया प्रेजेंट में विस्तारवादी, कौन सी पॉलिसी? विस्तारवादी और वर्चस्व जैसी पॉलिसी अपना रहा। और एक तो इसको देखो, एक तो इसका कॉन्सेप्ट है कि हमें विस्तार करना। तो ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि रसिया चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को फिर से अपनी विस्तारवादी पॉलिसी को अप्लाई करे, आगे बढ़ाए, फिर से ज़्यादा एरिया को अपने अंडर में रखे। देखो इसका ये पर्पज नहीं है कि उसको कंट्रोल कर लेगा फिर उस पर रूल करेगा, रूल करने का पर्पज नहीं है। इसका मेन पर्पज है पपट। पपट कह सकते हैं, सीधा सीधा अपना बंदा बिठाएगा और जो इसके क्या रहेगा, अधीन रहेगा, मतलब कि उसके किस तरह काम करेगा, इसके अधीनस्थ काम करेगा, एक कॉलोनी के रूप में काम करेगा। सारा का सारा कोई कंट्रोलिंग होगा तो रसिया देखेगा, बाकी ये सारा, जैसे कह सकते हैं डोमिनियन स्टेट। पॉलिटी में पढ़े हो गए डोमिनियन स्टेट क्या है, कि डोमिनियन स्टेट का मतलब रहता है कि वो कंट्रोल रहेगा, सारा का सारा एक्सटर्नल कंट्रोल रहेगा, तो यहाँ रहेगा। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही कंट्री काम करेगा, लेकिन बाकी सारा कंट्रोलिंग, अगर किसी कंट्री के साथ वॉर होता है तो इसको रसिया से मदद लेनी पड़ेगी। तो ऐसे करके एक कहलाता है डोमिनियन स्टेट कहलाता है। तो इस प्रकार के कुछ भूमिका में दिख रहा है अभी रसिया। तो रसिया की एक तो रही विस्तारवादी, सेपरेशन पावर, दूसरी वर्चस्व। रसिया अपना जो विस्तारवादी पॉलिसी लेकर के चल रहा है, या उससे लग रहा है ऐसा ना हो कि कहीं मैं अपना वर्चस्व खो दूं, तो अपनी एक, मतलब कहते हैं ना, एक दादा की तरह, एक एकदम पावरफुल व्यक्ति, तो वो चाहता है कि ये मेरी पावर ना जाए, ये पावर मेरी हमेशा के लिए बनी रहे, वो यही चीज़ दिखाना चाहता है। दूसरी उसको प्रोटेक्शन, रक्षा। अब यार इसको रक्षा में क्या प्रॉब्लम है? यूक्रेन से कौन सा ऐसा खतरा है तो रक्षा के लिए कर रहा है, इंपोर्टेंट प्रोटेक्शन की बात कर रहा है। इसमें है क्योंकि इसलिए है, ये रीज़न है क्योंकि यूक्रेन का और रसिया का ये डिस्प्यूट हुआ। क्यों, मैं बता दूं। एक तो मैंने ये बताया कि इमीडिएटली रीजन था, दूसरा था यूक्रेन ने, इससे पहले अगर मैं बात करूं 1997 की बात है, 1997 में यूक्रेन ने
थोड़ा सा और लूँ कि 1991 में यूएसएसआर टूट गया, विघटन हो गया। 1992 में यूएसएसआर से यूक्रेन अलग हो गया, मतलब कि फ्री हो गया। फ्री होने के बाद वो डेमोक्रेसी हो गया, फ्री हो गया, मतलब कि वो क्या हो गया, फ्रीडम मिल गया उसको। फ्रीडम मिलने के बाद 1997 में उसने एक अपनी इच्छा जाहिर की, इच्छा जताई किस प्रकार की कि वो नाटो का क्या बनना चाहता है, मेंबर बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है, मेंबर, सदस्य बनना चाहता है। अब बात आती है कि सर ये नाटो क्या होता है, थोड़ा सा मैं बता दूं 2 लाइन में। नाटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें प्रेजेंट में 30 कंट्री है और इसका जो एकदम मेन जो कहो अमेरिका के द्वारा इसका मतलब कि बनाया गया, ये फाउंड रखा गया। और इसका रीज़न था ये एक मिलिट्री एग्रीमेंट है कि अगर कोई कंट्री किसी भी नाटो कंट्री पे मतलब कोई वॉर करता है या उससे कोई फाइट होता है तो ये सारे के सारे कंट्री मिलकर के उनको क्या देंगे, रिप्लाई, मतलब कि उसको जवाबी कार्रवाई करेंगे और बहुत सारे प्रतिबंध लगा सकते हैं, इस प्रकार का। तो यूक्रेन भी ऐसा ही करने जा रहा था, मेंबर बनने जा रहा था। यही बात रसिया को पसंद नहीं आई, यही उसको नहीं लगा कि अगर उसका यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाता है तो फिर उसका सामने जो अगेंस्ट में जो होगा वो ना कि यूक्रेन होगा बल्कि एक नाटो का एक बहुत सारा ग्रुप होगा जो उसको कहीं ना कहीं उसके वर्चस्व और उसकी पावर को कम करेगा और नुकसान भी पहुंचा सकता है। ठीक है, तो ये है। ऊपर से आप बॉर्डर भी देखो, यूक्रेन का इतना बड़ा बॉर्डर इसके साथ शेयर होता है कि अगर ये साइन कर देता है, जैसे ऊपर बेलारूस है, जॉर्जिया है, अभी जॉर्जिया ने भी ऐसी इच्छा जताई है कि अगर जॉर्जिया भी साइन कर दे तो फिर ये डिस्प्यूट आगे होने। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा यहाँ आपको समझाऊं, मान लीजिए कि पाकिस्तान है और पाकिस्तान नाटो ग्रुप के साथ साइन कर दे। क्या कर दे, पाकिस्तान नाटो ग्रुप के साथ साइन कर दे। तो फिर ये सोचो कि हमारा तो हमेशा डिस्प्यूट रहता है पाकिस्तान के साथ, अगर हमारा कोई एक्शन लेते हैं तो फिर तो हमारा पूरा नाटो के अगेंस्ट में हम जा रहे हैं। मतलब सीधा सीधा है कि 30 कंट्रियों से हमें फाइट करना पड़ेगा, 30 कंट्रियों से बार करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट जो है नाटो का कि वो भी एक अपना वर्चस्व दिखाना चाहता है और जिसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अमेरिका। और वही चीज़ यहाँ लेकर के जो कॉन्सेप्ट यहाँ आ रहा है वही चीज़ यहाँ पे यही आ रहा है कि एक तो इसको अपना वर्चस्व, इसको अपनी पावर को ज्यों के त्यों रखना है, पावर को दिखाना है। दूसरे से प्रोटेक्शन का डर है कि अगर नाटो का बॉर्डर हमारे साथ आ गया, नाटो का यहाँ टच हो गया तो यूक्रेन पे पूरा का पूरा यूक्रेन आर्मी के साथ या यूक्रेन की पूरी डिफेंस का काम नाटो ग्रुप करेगा। यही रीज़न है कि सबसे ज़्यादा रसिया को यही चीज़ सताई और इसलिए रसिया ने एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन लिया, ना तो रसिया कभी ना करता। ठीक है, हम आगे और भी बात करेंगे, थोड़े हम आगे चलते हैं। बात कर लूँ मैं थोड़ी सी, ये देखो मैंने बताया क्रीमिया पेनिनसुला, क्रीमिया जो हिस्सा है वो आपका लगा हुआ है यूक्रेन का। लेकिन इससे पहले मैं बात करूँ, बहुत पहले की बात है, क्रीमिया जो था वो रसिया का हिस्सा हुआ करता था और ये बात है 1783 की। 1783 में क्रीमिया जो था वो रसिया का भाग था। फिर यहाँ पे इंसिडेंट क्या हुआ, देखना इंसिडेंट क्या हुआ वो देखो। इंसिडेंट हुआ कि यहाँ पे इंसिडेंट 1917 में आपको सभी जानते हैं रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, रशियन रेवोल्यूशन जिसे हम बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानते हैं। और 1918 में यूक्रेन स्वतंत्र हो गए। देखो क्या हुआ, रसिया में जब रेवोल्यूशन हुआ, जिससे मतलब हम बोल्शेविक रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, रसिया खुद इतना उलझा हुआ था कि उसने ये चीज़ें ध्यान नहीं दे पाया और ध्यान ना देने के कारण उसने अभी ध्यान नहीं था तो इसको लेकर के यूक्रेन क्या हो गया, रसिया से अलग हो गया, मतलब कि फ्री हो गया। और फ्री होने के बाद देखो जैसी फ्रीडम मिली तो यहाँ पे 1921 में रेड आर्मी ने आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया, कहाँ पे, इन कंट्रियों के ऊपर जो इनसे अलग हो गए थे। और 1922 में इनने क्या बनाया, यूएसएसआर बनाया और बना करके और इसको यूक्रेन को अपना हिस्सा बनाया। यही मैंने बताया कि देखो यूएसएसआर 1922 में बना और 1991 में टूट जाएगा, यही चीज़। आगे देखो 1954 में क्रीमिया प्रायद्वीप यूक्रेन को क्या था, अभी यहाँ देखना, जब यूक्रेन किसका हिस्सा बन गया, ये देखो 1922 में यूएसएसआर का हिस्सा बन गया। क्या बन गया, यूक्रेन। जब यूक्रेन यूएसएसआर मतलब रसिया का पार्ट बन गया तो अभी अच्छे मित्र हो गए। तो 1954 में जो क्रीमिया पेनिनसुला है रसिया इसको गिफ्ट में दे देता, उपहार में दे देता है। तो ये मैं पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता रहा, इसको थोड़ा ध्यान से, अगर ये स्टोरी नहीं समझोगे तो अभी प्रेजेंट की स्टोरी आपको समझ में नहीं आने वाली। तो क्या हुआ कि 1954 में क्रीमिया जो पेनिनसुला है, क्रीमिया प्रायद्वीप है, इसको यूक्रेन को क्या दे दिया और रूस के द्वारा, तो रूस ने
यूक्रेन को क्रीमिया पेनिनसुला, एक क्रीमिया प्रायद्वीप, जो क्रीमिया जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा किसको दे दिया, यूक्रेन को गिफ्ट कर दिया। आगे मैं बात करूं, थोड़ी सी ध्यान देखना कि ये जो वाला हिस्सा है, ये वाला ये है आपका पूर्वी यूक्रेन, ये है पश्चिमी यूक्रेन, ये उत्तरी दक्षिणी। तो ये वाला जो हिस्सा देखोगे, इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं, इनकी भाषा और संस्कृति के हिसाब से और खान पीने के हिसाब से, पोशाक से, लिबास से, किसी भी चीज़ से देखा जाए, ये सब रसियन है। कैसे हैं, रसियन है। तो इनकी लैंग्वेज भी रसियन है, इनकी संस्कृति भी रसियन है, तो पूरा ये देखने को मिलता। तो पूर्वी यूक्रेन में रूसी भाषी और संस्कृति के रूप में भी है। तो पूर्वी यूक्रेन को किसके रूप में जाना जाता है, पूर्वी यूक्रेन को रसियन भाषा और संस्कृति के रूप में इसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, ये बात आपने समझ ली होगी। तो अभी तक आपको ये विवाद समझ में आ गया होगा कि 1954 में यूक्रेन को दे दिया किसने, मतलब कि सॉरी, क्रीमिया को दे दिया यूक्रेन को, किसके द्वारा, रसिया के द्वारा। अब आप समझना कंडीशन, ये वाला हिस्सा किसका है, ये वाला मतलब जो हिस्सा है ये वाला, तो यहाँ रसियन क्या है, रसियन ये वाला पार्ट है, यहाँ पे क्या है, रसियन संस्कृति है, और रसियन यहाँ पे क्या है, रसियन भाषा है, लैंग्वेज भी रसियन है। अब देखो आगे हम चलते हैं। यूक्रेन जो है, यूक्रेन देखो, मैं अभी आपको यही बताया कि नाटो का क्या बताया कि यहाँ पे जो यूक्रेन है वो एक क्या, बफर स्टेट, तो यूरोप और रसिया के बीच में क्या, बफर स्टेट की तरह काम कर रहा है। ये देखो, इस तरफ आपका क्या है, रसिया है, और इस तरफ आप देख रहे हैं ये सब नाटो कंट्री है। ये वो कंट्री है जो अमेरिका के साथ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन पे साइन कर चुके हैं, मेंबर बन चुके हैं। इसलिए ये यूक्रेन से प्रोटेक्शन चाहता है। क्या चाहता है कि यूक्रेन इसका हमेशा साथ देता रहे, हमेशा क्या देता रहे, साथ देता रहे। अब आगे चलते हैं, देखो अब आगे चलते हैं, आगे की हम बात करते हैं। 1991 में यूएसएसआर टूटा मतलब बिखर गया, अलग अलग हो गए, जितने भी कंट्री थे वो सारे इससे अलग हो गए, और यूक्रेन भी क्या हो गया, फ्री हो गया। यूक्रेन क्या हो गया, फ्री हो गया 1991 में। 1997 में यूक्रेन ने नाटो की सदस्यता की बात कही। क्या बोला कि हम नाटो की क्या लेंगे, मेंबरशिप लेंगे। क्या लेंगे, जो नाटो है उनका हम क्या लेने वाले हैं, उनकी भी हम मेंबरशिप लेने वाले हैं और उनके सदस्य बनने जा रहे हैं। ऐसा इसने अनाउंसमेंट किया, किसके द्वारा किया गया, और एक किया गया आपका यूक्रेन के द्वारा। कंडीशन बात आती है 2010 की, थोड़ा ध्यान से देखना। 2010 में होते हैं इलेक्शन यहाँ पे, और इलेक्शन होते हैं यहाँ पे जो मेंबर चुन के आता है, मतलब यहाँ का राष्ट्रपति यानुकोविच यहाँ पे क्या बना, राष्ट्रपति बना। और ये जो पर्सन बना, ये जो व्यक्ति बना, ये हमेशा रूस को क्या करता था, सपोर्ट करता था। तो कोई दिक्कत नहीं। अभी मान लो यहाँ का जो बंदा है कोई, जैसे कि मान लीजिए हमारे देश के पीएम है, वो मान लीजिए वो पाकिस्तान को अगर सपोर्ट करते हैं या चाइना को या श्रीलंका को, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर पाकिस्तान को क्यों प्रॉब्लम होगा इंडिया से, क्योंकि जब वहाँ का जो मतलब कि जो मेन बंदा है जो पूरा कंट्रोल कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन को, और पूरा का पूरा पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर रहा है, इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहा है, अगर वही उसका साथ दे रहा तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो जैसा चाहेगा उस हिसाब से करवाएगा। अब मान लीजिए वहाँ कोई उनके अपोनेंट में आ जाए, मतलब कि उनके अपोजिट में लीडर आ जाए, तो उनको वो सपोर्ट नहीं करेगा। यही हुआ, आगे देखो हम बात करेंगे। तो 2010 में इलेक्शन हुआ, यानुकोविच का जो राष्ट्रपति बने, जिनने रसिया के समर्थन किया, रसिया का सपोर्ट किया। यहाँ पे एक बात आती है, यहाँ पे आप जानते हैं यूरोपियन यूनियन, EU, क्या EU भी एक ग्रुप है पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन का, जिसमें यूरोपियन यूनियन की जो आर्थिक और मिलिट्री के साथ मतलब कि सैनिक सहायता प्रोवाइड कराते हैं। तो हुआ क्या, नवंबर 2013 की बात है, और EU की सदस्यता लेने से इसने मना कर दिया। क्या हुआ था, इनके पास एक ऑफर था, इनने पहली बात कही और इनने बोला, EU बोला, यूरोपियन यूनियन बोला कि आप हमारे मेंबर बन जाओ, हम आपको मतलब कुछ एक अमाउंट भी बोला था। अभी वो अमाउंट तो मुझे याद नहीं, लगभग मान लीजिए अभी अमाउंट नहीं है, लेकिन एक अच्छा खासा अमाउंट बोला कि हम आपको अमाउंट देंगे, और हमेशा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है फ्यूचर में, चाहे वो रसिया से प्रॉब्लम हो या कोई पड़ोसी कंट्री से प्रॉब्लम हो, हम हमेशा आपका क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। और EU में भी 27 से 28 कंट्री है, इसमें भी 27 या 28 कंट्री है, ज़्यादातर यूरोपियन नहीं कंट्री है इसमें ज़्यादातर। तो ब्रिटेन इसका मतलब कि चेयरमैन, ये सब चीज़ें हैं इसमें। तो ये बात बोला, लेकिन ये क्या हुआ था कि इसने क्या कर दिया, मना कर दिया। किसने कर दिया,
एक किया यहाँ के राष्ट्रपति ने, प्रेसिडेंट ने, यानुकोविच ने। तो यानुकोविच ने मना कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि रसिया के कहने पर, क्योंकि रसिया को क्या कर रहा था, वो रसिया को सपोर्ट करता था। ये बात यहाँ की जनता को, यहाँ की पब्लिक को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जब हमें सामने वाला प्रोटेक्शन की बात कर रहा है, हमें सपोर्ट कर रहा है, ऊपर से हमें फाइनेंशियल भी सपोर्ट कर रहा है, तो हम उसके साथ क्यों ना जाए, क्योंकि आने वाले टाइम में फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी, जैसे कि अभी देखो ये हुई है प्रॉब्लम। तो इसी को लेकर के तो क्या हुआ, यूई सदस्यता लेने से मना कर दिया। जनता ने क्या किया, कीव मतलब ये है जो राजधानी यूक्रेन की, कीव को घेर लिया। जैसे कि अभी देखो प्रेजेंट में हमारे मोदी जी के द्वारा जो 3 बिल लाए गए थे फार्मर के लिए, किसान के लिए, तो किसानों ने अभी देखो किस प्रकार से पूरे 14 से 15 महीने पूरा दिल्ली को घेर के रखा, यूपी को घेर के रखा, पूरा नोएडा वगैरह, बुलंदशहर, पूरा का पूरा एरिया घेर के रखा उन लोगों ने, और काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी किया। एट द लास्ट गवर्नमेंट को बात माननी ही पड़ी, अपने 3 बिल वापस लेने पड़े। यही कंडीशन कीव में हुई। यहाँ पे सारे के सारे लोग रोड पे आ गए, क्या हो गया, और बहुत बड़ी मात्रा में विद्रोह किया। ये इंसिडेंट है आपका 2013 का, और इनने विरोध किया था, कीव को घेरा था 2014 में, ठीक है 2014। तो 2014 में किया, और इसने जब कंडीशन देखी कि अब हम हमारे हाथ से कंडीशन नहीं समझ रही, क्योंकि वो देखो रसिया के अगेंस्ट में जा नहीं सकता था, रूस के अगेंस्ट में जा नहीं सकता, इसके पास यही ऑप्शन था। और इसने क्या किया, यह भाग खड़ा हुआ। क्या हो गया, भाग गया। क्या होगा, भाग खड़ा हुआ। यहाँ का प्रेसिडेंट भाग गया छोड़ के, बोले मुझे नहीं चलाना। तो ऐसे करके ये यूयू मतलब कि ईयू का, यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं बन पाया। ये पॉइंट। फिर ये घटना घटने के बाद इसमें अगले टर्म में इलेक्शन होते हैं। जब इलेक्शन होंगे फिर से, क्योंकि अभी देखो राष्ट्रपति नहीं है तो पोस्ट तो खाली रह नहीं सकती, कुर्सी कोई ना कोई बंदा तो बिठाया ही जाएगा। तो जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन में नया राष्ट्रपति चुन करके आता है, नया प्रेसिडेंट चुनकर आता है जो यूरोपियन यूनियन का समर्थक था, मतलब कि रसिया को सपोर्ट नहीं कर रहा था। इंपोर्टेंट, ये पॉइंट ध्यान से सुनना। क्या बात बोला कि यहाँ पे न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर के आया। न्यू प्रेसिडेंट जब इलेक्ट होकर के आया तो वो जो था यूरोपियन यूनियन की सदस्यता, मेंबरशिप चाहता था, जो रसिया को सपोर्ट नहीं कर रहा था, इसलिए रूस नाराज हो गया। क्या हो गया, रूस बौखला उठा, जिस प्रकार अभी बौखला उठा। यही रीजन था। देखो आप यहाँ कॉन्सेप्ट समझो, मैंने यहाँ स्टार्टिंग के 2 पॉइंट बताए कि एक तो विस्तारवादी चाहता है पॉलिसी, और दूसरी वर्चस्व, सेपरेशन पावर दिखाना चाहता है, ऊपर से अपनी एक डिक्टेटरशिप दिखाना चाहता है। दूसरा अपने प्रोटेक्शन को कहीं ना कहीं डर रहा है। रसिया कहीं ना कहीं अपनी रक्षा को लेकर के भी मतलब कि चिंतित है, तो से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे करके यहाँ पे रूस बौखला गया, और ऐसे करके उसने 27 फरवरी 2014 को क्रीमिया पे अटैक किया, और क्रीमिया पर अधिकार कर लिया रूस के द्वारा। ये जो क्रीमिया पेनिनसुला है, इसको फरवरी 2014 को इस पे क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया। यही रीजन था। तो देखो यहाँ समझो, मैंने जो अभी पॉइंट बताया कि क्रीमिया को कैसे, अब आपको क्या सर सैनिक कार्रवाई की, नहीं, विदाउट आर्मी के यूक्रेन ने कोई एक्शन नहीं लिया। यूक्रेन ने कहा अब वो उसी का हिस्सा था, उसने वापस ले लिया, कोई हेडेक नहीं है, कोई हेडेक नहीं। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ किसके, क्रीमिया की, क्रीमिया पेनिनसुला। जब क्रीमिया पेनिनसुला, यहाँ ध्यान से देखना थोड़ा सा, क्रीमिया की संसद में वोटिंग हुई। क्या हुई, वोटिंग किस चीज को लेकर के, वोटिंग ये हुई कि वो किसके साथ जाना चाहता है, क्या चाहता है, किसके साथ जाना चाहता है। और यहाँ की जब पार्लियामेंट में वोटिंग हुई तो 97% वोटिंग उसने रसिया के साथ जाने में दिखाई, जिसे हम कहते हैं रिफरेंडम, मतलब कि जनमत संग्रह। तो जो जनमत संग्रह किया गया यहाँ पे, जनमत संग्रह मतलब पब्लिक की वोटिंग, तो जनमत संग्रह होगा तो 97% इसमें क्या दिखाया, वोटिंग डाली, और वोटिंग थी रसिया के साथ जाने की, कि वो रसिया का हिस्सा बनना चाहता है। ऐसे करके क्रीमिया रसिया का पार्ट बन गया। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना, ये बात अमेरिका कैसे पच सकती है, अमेरिका को ये बात हजम नहीं होने वाली, क्योंकि क्रीमिया पे हिस्सा चला गया, यूक्रेन कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि यूक्रेन को वो मेंबर बनने नहीं दे रहा है। प्रॉब्लम तो यही है ना, सबसे बड़ी बात। तो यहाँ पे सबसे बड़ा इशू जो आया हमारे सामने, सबसे बड़ा जो यहाँ पे पॉइंट आया निकल करके, वो पॉइंट ये आया कि इसने, अमेरिका ने और यूरोपियन यूनियन ने, जो यूरोपियन यूनियन है, अमेरिका ने इस वोटिंग को मान्यता नहीं दी। क्या, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने ये नहीं माना, हम नहीं मानते वोटिंग, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, और अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने इसको मान्यता नहीं दी। फिर यहाँ पे मैं बता दूं, बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है, मिन्स्क, ध्यान से सुनना ये पॉइंट,
और लिखते भी जाना मैं जो बोलूँ। अगर आपको कुछ नोट डाउन करना हो तो ये आप मैप बना सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब यहाँ पे हुआ क्या कि मिन्स्क जो कैपिटल है बेलारूस की, मैंने बताया यूक्रेन का पड़ोसी राज्य ऊपर है, इसके नॉर्थ में है बेलारूस। तो मिन्स्क एग्रीमेंट हुआ था, और जो एग्रीमेंट था क्रीमिया पेनिनसुला को लेकर के, और एक 12 मतलब कि 12 फॉर्मूले लिखे गए जिसे 12 सूत्री के नाम से जाना जाता है। वही सब शर्त है कि एक दूसरे को हम हेल्प करेंगे, एक दूसरे के एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब बातें कही गई, लेकिन वो अभी सारे के सारे वो बातें तोड़ दी और वो एग्रीमेंट भी उसको हटा दिया। तो इतना ज़्यादा उसमें कोई रिजल्ट नहीं निकला। ठीक है, तो ये तो था, हमने ये जाना 2014 तक की कंडीशन में आ गया, ये सारे इशू जाने। तो एक क्रीमिया चला गया रसिया के हाथ में। अब मैं थोड़ा सा यहाँ देखो ध्यान से, मैं जो चीज़ें आपको बता दूँ, ये मैं साफ कर रहा, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूँ तो देखो ये पूरी स्टोरी, आप इसका बैकग्राउंड जान गए होंगे, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ये चीज़ आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब हम आते हैं, अभी हम प्रेजेंट की भी कंडीशन करेंगे डिस्कस, क्या चल रहा है। ये मैंने इसका इमीडिएटली बताया कि मेन जो बात है वो कहाँ फंसी हुई है, और मेन जो कॉन्सेप्ट है इंडिया का क्या इसमें रोल है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। इंडिया की क्या कंडीशन है उस पर भी हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो अब हम आगे आते हैं, जो आपके साथ चर्चा हमें करनी है वो ये है। देखो मेन मैटर ये फंसा है कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात नाटो। ठीक है, नाटो जो है एक ग्रुप है, और सबसे बड़ी बात यही है कि अगर मैं बात करूं सीधी कि यूक्रेन क्या चाहता है, इसकी सदस्यता चाहता है, सदस्यता चाहता है। और रसिया क्या कर रहा है इस नाटो को, रूस क्या कर रहा है, रूस नहीं, मतलब कि रूस क्या चाहता है, रूस चाहता है कि यूक्रेन रसिया की, मतलब कि यूक्रेन नाटो की सदस्यता ना ले। सारा का सारा जो मैटर फंसा हुआ है, मैंने वही बताया है कि कहीं ना कहीं ईगो वाली बात कह लो, या कहीं आप उसको आप वर्चस्व वाली बात कह लो, या विस्तारवादी पॉलिसी बोल लो, या फिर आप कह सकते हैं रक्षा, क्योंकि आने वाले टाइम में इस सब चीज़ें बहुत इशू होगी। अब मैं बात करूँ भारत, इंडिया की राय क्या है ऐसे में, भारत को क्या करना चाहिए, भारत, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है पूरा वर्ल्ड, दुनिया जिस प्रकार से फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार में 2 गुटों में बटा, सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, फिर भी पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड भी 2 गुटों में बटा। क्या अब लग रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध होगा, जिसमें भारत किसका साथ देगा, कि रसिया का देगा, यूक्रेन का देगा, क्योंकि रसिया और यूक्रेन दोनों कंट्रियों के साथ हमारे अच्छे रिलेशन है। वो ठीक है, यूक्रेन के साथ इतने नहीं कह सकते, लेकिन रसिया हमारा बहुत ही पुराना मित्र है, और बहुत ही उसके साथ हमारे डिफेंस के एग्रीमेंट है। जैसे S-400 मिसाइल है तो उसी से हम आयात करते हो। अभी हाल में अगर देखा जाए प्रेजेंट में यूक्रेन के साथ भी हमारे बहुत अच्छे रिलेशन चल रहे हैं। अब बात ऊपर भारत के साथ क्या है, एक तो देखो हमारे एग्रीमेंट है, और दूसरे हैं हमारे क्या इंडियंस क्या है। अगर मैं भारत की बात करूँ तो यूक्रेन में भी हमारे भारतीय हैं, यूक्रेन में कौन है, हमारे भारतीय हैं, जिसमें मेडिकल स्टूडेंट, जैसे मेडिकल, और रसिया में भी है पढ़ने के लिए जो गए हुए हैं, जो पढ़ाई करते हैं, यहाँ भी हमारे भारतीय हैं। तो इंडियन डायस्पोरा जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में डायस्पोरा, तो डायस्पोरा दोनों जगह पे है, यूक्रेन में भी है और रसिया में भी है, बहुत ज़्यादा मात्रा में भी है। समथिंग ऐसा कह सकते हैं 16 से 20 हज़ार के बीच में यहाँ है, उससे ज़्यादा मात्रा रसिया में है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पे मेडिकल और इंजीनियरिंग और रिसर्च करने के लिए, या फिर बिजनेस के पर्पज़ से, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी कह सकते हो, या फिर बहुत सारे लोग जॉब भी कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही है। तो अभी कंडीशन बहुत खतरनाक चल रही है, बहुत ही भयावह है। तो अभी ऐसी कंडीशन में बात आती है इंडिया की क्या राय है, इंडिया को करना क्या चाहिए, क्या इंडिया को किसी का साथ देना चाहिए, क्या इंडिया को रसिया के साथ जाना चाहिए, कि यूक्रेन के साथ जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि इंडिया एक ऐसा देश रहा है, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार में भी आप देखो, या कोल्ड वार जैसी कंडीशन में भी, जब भी मतलब इंडिया रहा तो हमेशा से उसने क्या चाहा है कि वो इन सब चीज़ों से दूर ही रहे, क्या रहे, दूर ही रहे। और उसने कोल्ड वार से बचने के लिए जैसे गुट निरपेक्ष की पॉलिसी अपनाई थी, गुट निरपेक्ष का एक ग्रुप बनाया था, और वो जो इसमें अलग हो गया था ना, उसने मतलब कि सेकेंड वर्ल्ड वार में साथ दिया था। और अभी भी इंडिया को यही करना चाहिए, ना वो यूक्रेन का साथ दे और ना रसिया का साथ दे, क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है, ऐसा कंट्री है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन तो है, साथ साथ इतना ज़्यादा एक डेवलपिंग कंडीशन में है एकदम,
एक तो अविकसित देशों की कंडीशन में आता है, अभी डेवलपिंग कंडीशन में है, और ऐसे में किसी भी कंट्री के साथ रिलेशन बिगाड़ना बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो ऐसे में बस इंडिया यही है कि इंडिया ने जो अपना व्यू दिया, जैसे अभी हमारे जो डिफेंस सेक्रेटरी है उनका भी व्यू आया है, कहा भी है कि ऐसे में दोनों देशों को आपस में बैठ करके एग्रीमेंट मतलब कि बैठ करके समझौता करना चाहिए, क्योंकि फाइट बार से या बैटल से कोई भी रिजल्ट नहीं निकलने वाला, सिर्फ और सिर्फ नुकसान होने वाला है, जिसमें हमारा बहुत सारा जान और माल दोनों की हानि होगी। आने वाले टाइम में रसिया और ना यूक्रेन, आने वाले टाइम में दोनों ही 10-15 साल क्या 50 साल पीछे चले जाएंगे। इससे पहले हम लोग एक रिजल्ट देख चुके हैं, वो रिजल्ट था जापान का, क्योंकि जब अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर परमाणु अटैक किया तो वो सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिली हैं। तो ये था दोनों का मैटर, ये जो इम्पोर्टेंट था जो मैंने आपके साथ यहाँ डिस्कस किया। हाँ, थोड़ी चीज़ें और यहाँ पे मैं आपके साथ बताऊँ। इंडिया की राय बस यही है कि इंडिया दोनों के सपोर्ट में रहे। इंडिया ने अभी अपना व्यू दे भी दिया है, इंडिया ने बोला भी है कि बैठ करके ही बात सुलझाई जाए। ऐसे में अमेरिका जैसे कंट्री या नाटो जैसे कंट्रियों को भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि बैटल से या वॉर से कुछ रिजल्ट नहीं निकलने वाला, क्योंकि दोनों के दोनों नुकसान हो जाने वाले हैं, दोनों का काफ़ी नुकसान हो जाएगा। तो यही है कि बैठ करके ये बात सुलझाई जाए। हाँ, अभी इंडिया को प्रेजेंट में फ़िलहाल यही है इंडिया कि जो हमारे डायस्पोरा है, चाहे यूक्रेन में हो या रसिया में, इनसे बात करें, जल्द से जल्द इनको वहाँ से निकाला जाए और जल्द से जल्द इनको क्या सेफ्टी दी जाए, क्योंकि अभी प्रेजेंट में कंडीशन बहुत ज़्यादा ही डेंजरस है, क्योंकि सिविलियन हो चाहे आर्मी हो, दोनों के दोनों नुकसान में है। किसी के ऊपर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब अटैक किया जाएगा किसी मिसाइल के द्वारा या किसी भी मतलब कि वेपन से, तो वो ये नहीं देखेगा कि वो कहाँ जाके लग रहा है या कहाँ गिर रहा है, उसको तो सिर्फ तबाही और नुकसान से के सिवा कुछ नहीं आता। तो ये सारी चीज़ें थी। यहाँ आपने मेरे साथ एक टॉपिक देखा, ये जाना। इसके हम नेक्स्ट टॉपिक में और जानेंगे कंडीशन क्या है, यूक्रेन की क्या कंडीशन है डिफेंस में और रसिया की क्या कंडीशन है। और ये आपको इतना तो आपको एक आइडिया लग ही गया होगा कि यहाँ पे जो डिस्प्यूट है क्या यूक्रेन और रसिया के बीच में, ये आप हल्का सा अंदाज़ा लगा सकते हैं। ओके, मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू।